है वो छोटा होता है दाएं वाले फेफड़े के मुकाबले में। क्यों होता है बायां फेफड़ा छोटा? तो इस फोटो में देखो आप, बाएं फेफड़े के नीचे यहां पर एक गड्ढा होता है और इसी गड्ढे में क्या होता है, आपका हार्ट होता है, ह्यूमन हार्ट यहां पे लोकेटेड होता है, मानव का हृदय यहां पर पाया जाता है। तो बायां वाला फेफड़ा हमारा छोटा होता है दाएं फेफड़े के मुकाबले में। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, जो प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन है। कह रहा है व्हाट हैपेंस व्हेन वी एक्सेल ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग। जब हम सांस छोड़ते हैं तो क्या होता है? बच्चों एक बार सांस लेते हैं, अब आप लंबी से सांस लेकर एक लंबा सा सांस छोड़िए। जब आपने लंबा सा सांस छोड़ा है तो इनमें से क्या हो रहा है? बस क्वेश्चन ने ये आपसे पूछा है कि जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो इनमें से कौन सी प्रोसेस है जो आपका सही आंसर होगा। तो प्लीज एक बार सही आंसर का जवाब दीजिए। जब आप सांस छोड़ते हैं तो क्या होता है, आपसे ये पूछा है। मैम आपका कोई आरआरबी ग्रुप डी का बैच है क्या? हाँ जी, एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा आरआरबी ग्रुप डी का बैच, थ्योरी बैच। देखो कह रहा है जब हम सांस छोड़ते हैं तो डायफ्राम चपटे हो जाते हैं। जब हम बाहर सांस छोड़ते हैं तो डायफ्राम चपटे नहीं होते हैं बच्चों। ऐसा नहीं है कि डायफ्राम एकदम चपट जाएंगे। डायफ्राम चपट गया तो इसका मतलब हमारे लंग्स भी आपके क्या हो सकते हैं, श्रिंक हो सकते हैं। ये तो गलत आंसर है। अगला है फेफड़ों में कुछ मात्रा में वायु शेष रह जाती है। बिल्कुल सही आंसर है। बाकी के दो ऑप्शन आपको देखने की भी जरूरत नहीं है बच्चों। जितना हम सांस छोड़ रहे हैं तो ऐसा थोड़ी ना एक बारी में सारा सांस बाहर छोड़ देंगे, सारी गैस बाहर चली जाएगी। आप खुद सोचिए, अगर हमारे लंग्स में एयर नहीं रहेगा तो कैसे काम करेंगे हमारे लंग्स, हमारे फेफड़े। तो जब हम सांस छोड़ते हैं तो पूरा का पूरा हमारे लंग्स के अंदर जो गैसेस होती हैं वो बाहर नहीं जाती हैं। कुछ वॉल्यूम गैस का रह जाता है, उसी को रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। राइट? तो आप बताओगे जब हम सांस छोड़ते हैं तो फेफड़ों में कुछ मात्रा में शेष वायु रह जाती है। पूरा सांस एक साथ छोड़ दोगे, मतलब मैम सांस तो हम पूरा एक साथ छोड़ते, अरे भैया सही बात है, सांस आप एक साथ छोड़ते हो, लेकिन हमारे लंग्स में जो एयर है वो प्रॉपर तरीके से बाहर निकल जाएगी तो लंग्स तो एकदम श्रिंक हो जाएंगे, चिपट जाएंगे, तो लंग्स खराब हो सकते हैं। तो आपको यह बताना है कि जब हम सांस छोड़ते हैं तो कुछ मात्रा में एयर जो है वो हमारे फेफड़ों में होनी चाहिए। ये आपका एग्जाम ने भी, आरआरबी ने भी यही क्वेश्चन का सही आंसर समझा था। ठीक है बच्चों, तो ये बात समझ लीजिएगा कि पूरा वॉल्यूम नहीं जाता है लंग्स में से, एयर का कुछ रह जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सेल आफ्टर द मैक्सिमम इंस्पायरेशन इज कॉल्ड। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? अधिकतम सांस लेने के बाद छोड़ी जा सकने वाली हवा की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं बच्चों? जो आपने मैक्सिमम अमाउंट में एयर एक्सेल करी है, वही अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया आपको, है ना। तो बच्चा अधिकतम सांस लेने के बाद छोड़ी जा सकने वाली हवा की अधिकतम मात्रा को क्या कहा जाता है? इस मात्रा को बोलते हैं हम, आप बताओगे, वाइटल वॉल्यूम। इसको वाइटल वॉल्यूम कहते हैं बच्चा। देखो 4-5 आपको शब्द आज की क्लास में समझने पड़ेंगे। एक होता है टाइडल वॉल्यूम, क्या होता है, एक होता है बेटा रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, और एक और होता है वाइटल वॉल्यूम क्या होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है वाइटल वॉल्यूम। वाइटल वॉल्यूम क्या होता है? तो सुनिए, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सेल्ड आफ्टर मैक्सिमम इंस्पायरेशन। कहने का मतलब है आपने सांस ले लिया, सांस लेने के बाद जब आपने सांस बाहर छोड़ा तो उसमें जो मैक्सिमम वॉल्यूम में एयर चली गई उस अमाउंट को आप क्या बोलते हैं? वाइटल वॉल्यूम बोलते हैं, या जैविक आयतन बोलते हैं बेटा, या जैविक आयतन बोलते हैं। किसका? एयर का, हवा का। तो एक तो आपको पॉइंट क्लियर हो गया कि वाइटल वॉल्यूम क्या होता है। सांस लेने के अधिकतम जो सांस आपकी है ना, सांस लेने के बाद जो मैक्सिमम अमाउंट पे आपने बाहर निकाल दिया ब्रीदिंग में, उसको आप वाइटल वॉल्यूम कहते हैं। अब बाकी के सारे आगे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ड्यूरिंग ईच ब्रीदिंग साइकिल व्हेन एयर इज टेकन एंड द थ्रोन आउट द लंग्स ऑलवेज कंटेन सम अमाउंट ऑफ एयर। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया कि जैसे ही आप सांस लेते हो तो ये जो एयर आ रही है, ये एयर आपके लंग्स में आई, दोनों फेफड़ों में गई। ठीक है, ऐसे आपकी ट्रैकिया आगे डिवाइड होके लेफ्ट वाले में और राइट वाले दोनों फेफड़ों में ऐसे एयर को लेके चली गई। तो क्या है, उसके बाद
जितनी सांस आपने छोड़ दी, सांस यहां से आपने सांस छोड़ा तो ये एयर आपकी ऐसे ऐसे करती हुई यहां से आप नोज से आउट कर देते हो, ठीक है। अब आपने एयर जो है वो बाहर छोड़ दी, हवा बाहर छोड़ दी। अभी मैंने आपको पढ़ाया कि सारी हवा आप बाहर नहीं निकालते हो एक बारी में, यहां पे लंग्स के पास कुछ एयर रह जाती है, कुछ एयर रह जाती है। दोनों में डिफरेंस समझना, वाइटल वॉल्यूम में और रेसिडुअल वॉल्यूम में क्या डिफरेंस होता है। जितनी मैक्सिमम छोड़ दी, बाहर गई, उसको वाइटल वॉल्यूम बोलते हैं। जो बच गई हमारी लंग्स के पास और जो बचा हुआ एयर का वॉल्यूम है ना, उसको रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं, उसको अवशिष्ट आयतन कहते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन होगा। अब आपको समझ में आया वाइटल वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम में डिफरेंस क्या होता है। जितनी बाहर गई उस एयर का अमाउंट वाइटल वॉल्यूम कहलाता है, जितना लंग्स में बच गया उसको रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं, उसको अवशिष्ट आयतन कहते हैं। किसका? एयर का, हवा का, ठीक है, हवा का। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है लंग्स आर इनक्लोज्ड इन विच मेम्ब्रेन। हमारे जो दोनों फेफड़े हैं उसके बाहर एक मेम्ब्रेन रहती है, एक झिल्ली रहती है जो फेफड़ों को प्रोटेक्शन देने का काम करती है, सुरक्षा देने का काम करती है। तो ये लंग्स के बाहर जो मेम्ब्रेन होती है, जो झिल्ली होती है, उसका नाम क्या है? ये पूछा है आपसे कि फेफड़ों के बाहर जो मेम्ब्रेन होती है उसका नाम क्या है। बच्चों फेफड़ों के बाहर जो मेम्ब्रेन होती है उसको प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। कभी कभी इसका नाम प्लूरा भी आता है, तब भी आपको समझना है कि प्लूरा या प्लूरल मेम्ब्रेन ये किसकी मेम्ब्रेन होती है? ये लंग्स की, ये फेफड़ों की मेम्ब्रेन होती है। हमारे फेफड़ों के बाहर जो झिल्ली रहती है ये देखो ऐसे, ये आपके लंग्स हैं, एक ये रहा, एक ये रहा। मैंने कहा ना लेफ्ट वाला फेफड़ा छोटा होता है क्योंकि नीचे की तरफ एक गड्ढा होता है और इसी गड्ढे के अंदर आपका हार्ट होता है। ये आपका ह्यूमन हार्ट है 250 से 300 ग्राम का। अब बच्चों ये फेफड़े के बाहर प्रोटेक्शन देने के लिए ये रही मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन दिख रही है, ये झिल्ली दिख रही होगी। झिल्ली का काम होता है ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन देना, सुरक्षा देना। इस मेम्ब्रेन का काम है लंग्स को प्रोटेक्शन देना। अब बच्चों इस मेम्ब्रेन का नाम क्या होता है? प्लूरा या प्लूरल मेम्ब्रेन। लेकिन बच्चों मैं आपको बता दूं ये प्लूरल मेम्ब्रेन 2 लेयर से मिलकर बनी हुई होती है, 2 परत हैं ये। देखो एक ये रही, एक ये रही। ये वाली परत को बोलते हैं पेराइटल। क्या बोलते हैं? पेराइटल प्लूरा, पेराइटल प्लूरा। और इसको बोलते हैं विसरल प्लूरा। तो आपसे ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि फेफड़ों के बाहर जो झिल्ली है उस झिल्ली में कितनी लेयर होती हैं? लेयर पूछेगा तो 2 बताना है आपको। 2 परत से मिलकर बनी हुई होती है और एक साथ मिलाकर इसको प्लूरल मेम्ब्रेन या प्लूरा मेम्ब्रेन कहते हैं बच्चों। जैसे हमारे हार्ट के बाहर देखो, इसी क्वेश्चन में देखो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी। पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन कहां होती है? ये बच्चा हमारे हार्ट के बाहर होती है, ये हमारे हृदय के बाहर होती है। तो आपको मैं यहां पर इस क्वेश्चन में 3 मेम्ब्रेन याद करवाना चाहती हूं। देखो अगर आपसे पूछे फेफड़ों के बाहर की झिल्ली को क्या कहते हैं, तब आपका आंसर होगा प्लूरा मेम्ब्रेन या प्लूरल मेम्ब्रेन। आपसे पूछे हार्ट के बाहर, हृदय के बाहर जो झिल्ली होती है, जो मेम्ब्रेन होती है, उसका नाम क्या है? तब आपका नाम होगा पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियल या कार्डियम दोनों शब्द ठीक हैं। ऐसे ही आपसे पूछे कि हमारे ब्रेन के बाहर, मस्तिष्क के बाहर जो झिल्ली रहती है उसका नाम क्या है? उसका नाम होता है मेनिंजिस। सेम नाम हिंदी में बेटा। ब्रेन को जो प्रोटेक्शन देती है उस मेम्ब्रेन को, उस झिल्ली को मेनिंजिस कहते हैं। जो फेफड़ों को प्रोटेक्शन देती है उसको प्लूरल या प्लूरा मेम्ब्रेन कहते हैं। जो हार्ट को, हमारे हृदय को प्रोटेक्शन देती है उसको पेरिकार्डियम झिल्ली या पेरिकार्डियल झिल्ली कहा जाता है। अब कभी नहीं अटकोगे ना? अब कभी नहीं अटकोगे ना अगर इन तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आ गया मेम्ब्रेन से। बताओ बच्चों, बता दोगे? हाँ, ब्रेन की मेम्ब्रेन का नाम क्या होता है? एक बार कमेंट बॉक्स में सभी लोग टाइप कर देंगे। और चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करो सभी लोग। तीनों की मेम्ब्रेन पूछ जाती है बच्चों, ब्रेन की, हार्ट की, लंग्स की। चलो अगला क्वेश्चन।
हाँ, मस्तिष्क के बाहर जो झिल्ली होती है उसको मेनिंजेस झिल्ली कहते हैं, जो 3 परत से मिलकर बनी हुई होती है। खैर वो आपको ब्रेन वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ाएंगे आपको। चलिए अगला क्वेश्चन, स्टडी ऑफ लंग्स, फेफड़ों के बारे में स्टडी करते हैं तो वो कौन सी ब्रांच में करते हैं? आप जानते हैं बायोलॉजी में बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, कार्डियोलॉजी, है ना, माइकोलॉजी, मायोलॉजी, फाइकोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, जेनेटिक्स, है ना, बॉटनी, जूलॉजी। शायद आपने ये सारी ब्रांचेस का नाम सुना होगा। वो ब्रांच जिसमें आप फेफड़ों के बारे में डिटेल में स्टडी करते हो उसको पल्मोनोलॉजी कहते हैं। पल्मोनो शब्द हमेशा लंग से रिलेटेड होता है, और ऐसे डॉक्टर्स जो इस ब्रांच पे काम करते हैं, जो लंग स्पेशलिस्ट होते हैं, उनको हम पुल्मोनोलॉजिस्ट कहते हैं। बच्चा क्या कहते हैं? पुल्मोनोलॉजिस्ट कहते हैं। आपने शायद कोई फेफड़ों का अस्पताल देखा होगा, उसके बाद लिखा हुआ होता है पल्मोनोलॉजी हॉस्पिटल, राइट। ऐसे ही कार्डियोलॉजी किसके बारे में स्टडी करना होता है? हार्ट के बारे में। जब हृदय के बारे में आप अध्ययन करते हो, हार्ट के बारे में स्टडी करते हो, तो कार्डियोलॉजी ब्रांच, और डॉक्टर्स क्या कहलाएंगे? कार्डियोलॉजिस्ट। जो हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, जो हार्ट की सर्जरी करते हैं, उनको हम कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। नेफ्रोलॉजी कौन होते हैं? नेफ्रोलॉजी में हम किडनी, हमारे गुर्दों के बारे में स्टडी करते हैं, और जो किडनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं उनको हम नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। अगला न्यूरोलॉजी, इसमें हम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के बारे में स्टडी करते हैं। मस्तिष्क के बारे में, ब्रेन के बारे में स्टडी करना न्यूरोलॉजी, और जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड स्पेशलिस्ट होते हैं उनको हम न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमसे पूछा था कि वो शाखा का नाम बताओ जिसमें हम फेफड़ों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको हम पल्मोनोलॉजी ब्रांच कहते हैं बायोलॉजी की। इस क्वेश्चन का आंसर तो सब लोग सही करना चाहिए था, सब लोगों को। अगला क्वेश्चन, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन, जब श्वसन की प्रक्रिया होती है हमारे शरीर के अंदर, जो गैसों का आदान प्रदान होता है। अच्छा बच्चा, आदान प्रदान का मतलब क्या है? आदान प्रदान का मतलब होता है ब्लड, हमारे खून में हमें कौन सी गैस चाहिए? अरे हमारे ब्लड में हमें कौन सी गैस को डिसॉल्व करवाना है? ऑक्सीजन को, क्योंकि ऑक्सीजन से ही हम जिंदा रहते हैं। हमारे खून में ऑक्सीजन का घुलना, खून में ऑक्सीजन इन होना, अंदर आना, और खून से CO2 आउट होना, CO2 बाहर जाना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलना, इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों का विनिमय या गैसों का आदान प्रदान। पूछा है ये कहां होता है? तो बच्चों हमारा जो फेफड़ा होता है ना, हमारे जो लंग्स है ना, फेफड़े है ना, उनके अंदर जो सेल्स होती हैं, उन सेल्स को बोलते हैं एल्वेलाई। लंग्स के अंदर जो सेल्स होती हैं उनको एल्वेलाई या कुपिकाएं कहते हैं। समझने की कोशिश करना। अच्छा, फेफड़ा क्या है? एक ऑर्गन है, एक अंग है, और ऑर्गन्स की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? सेल, कोशिका होती है। हमारे सारे ऑर्गन्स किससे मिलकर बने हुए होते हैं? सेल, कोशिकाएं। तो जो लंग्स की सेल्स होती है, फेफड़ों की सेल्स होती है, उनका नाम होता है एल्वेलाई या कुपिका। कैसी होती है? ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे कूप जैसी स्ट्रक्चर होती हैं, ऐसी हमारे फेफड़ों के अंदर, और इन्हीं को हम बोलते हैं एल्वेलाई, एल्वेलाई, कुपिकाएं। और इन्हीं के अंदर कौन सा प्रोसेस होता है? तो हमारे खून में ऑक्सीजन घुलता है और खून से CO2 बाहर जाता है। तो जो फेफड़ों की एल्वेलाई होती हैं उनके अंदर कौन सा प्रोसेस होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों का आदान प्रदान होता है। बच्चों ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता, फेफड़ों के इकाई या फेफड़ों की कोशिकाओं को क्या कहते हैं? द यूनिट ऑफ लंग या द सेल ऑफ लंग क्या कहलाती है? फेफड़ों की सेल्स का नाम क्या है? एल्वेलाई। मैम कैसी होती है? आपको आगे दिखाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द रीजन दैट द लंग्स हैव एल्वेलाई? बस उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। हमारे फेफड़े में एल्वेलाई का काम क्या होता है? एल्वेलाई क्या काम करती हैं? तो बच्चों अभी बताया मैंने क्या काम करते हैं। ये हमारे फेफड़ों के अंदर सरफेस एरिया को बढ़ा देती हैं, और जहां पर क्या होता है बच्चा, आप बताओगे, खून में ऑक्सीजन घुलता है और CO2 बाहर जाता है। अब क्या आंसर होना चाहिए आप ये बताओ। पहला ऑप्शन है फेफड़ों को मैकेनिकल सपोर्ट देती है, नहीं, गलत आंसर है। यहां पे है टू प्रोवाइड पंपिंग एक्शन फॉर द लंग्स,
लंग्स में पंपिंग थोड़ी होता है, पंपिंग ऑर्गन तो हार्ट होता है। क्वेश्चन वैसे ही गलत है। टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ लंग्स, और फोर्थ है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। हाँ जी बच्चों, यहां पर आप ये दो ऑप्शन तो वैसे ही हटा देते। कौन है जो बच्चा ए और बी ऑप्शन आंसर कर रहा है? ए और बी ऑप्शन तो वैसे ही गलत आंसर थे बेटा इस क्वेश्चन के। तीसरे में चौथे में आपको कंफ्यूजन बढ़ सकता था। टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ लंग्स, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बढ़ाती हैं, ये सतही क्षेत्र को बढ़ाती हैं हमारे फेफड़े के अंदर अल्वेलाई, जिसकी वजह से क्या होता है, वहां पर गैसों का आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है बच्चा। डी आंसर सही होगा। ये रही देखो, ऐसी होती है एल्वेलाई, दिख रही है आपको? ये एल्वेलाई आपकी इस तरीके की सैक लाइक स्ट्रक्चर, कूप जैसी स्ट्रक्चर्स होती हैं। कूप समझते हो आप? जब हम बड़े एक तेल के कंटेनर से एक छोटे डिब्बे में तेल डालते हैं तो एक कूप लगाते हैं ना, वैसी होती है ये, वैसी होती है, ऐसी होती है बच्चा। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि इस एल्वेलाई में ये खून है लाल कलर वाला, इसके अंदर ऑक्सीजन क्या होता है, इन होता है, ऑक्सीजन अंदर आता है खून में, और CO2 क्या होता है, यहां से बाहर होता है। और इसी प्रोसेस को हम बायोलॉजी में एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों का आदान प्रदान होना बोलते हैं। तो आपसे पूछ लेता कि हमारे फेफड़ों के किस हिस्से में गैसों का आदान प्रदान होता है? एल्वेलाई में। एल्वेलाई क्या करती हैं? सरफेस एरिया को बढ़ाती हैं, जिसकी वजह से वहां पर आसानी से खून में ऑक्सीजन घुल सके। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, द विंड पाइप इज ऑल्सो कॉल्ड। जो गले में पाइप होता है विंड पाइप, उसका दूसरा नाम क्या होता है? जो हमारा विंड पाइप है उसका दूसरा नाम क्या होता है? तो विंड पाइप का दूसरा नाम होता है ट्रैकिया। ट्रैकिया हिंदी में ऐसे ट्रैकिया ही टाइप किया हुआ आता है। ट्रैकिया ही दूसरा नाम होता है विंड पाइप का। क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं फूड पाइप का दूसरा नाम क्या होता है? हमारे गले में दो पाइप होती है, एक एयर वाली पाइप, हवा वाली पाइप जिसको ट्रैकिया कहते हैं, एक फूड वाली पाइप जहां पे खाना जाता है, उसको हम ईसोफेगस कहते हैं, उसको हम ईसोफेगस कहते हैं। चलो ये तो हर कोई बता देगा मैम उसको ईसोफेगस बोलते हैं। मैं आपसे एक क्वेश्चन और आगे चल के पूछती हूँ, ट्रैकिया और विंड पाइप में ज्यादा लंबा पाइप कौन सा है? किसकी लंबाई ज्यादा होती है? मुझे ये बता दो, ट्रैकिया ज्यादा लंबा होता है या ईसोफेगस ज्यादा लंबा होता है, या इन दोनों में लंबाई कम किसकी है? ये क्वेश्चन बता दो। ये बीपीएससी के पेपर में एज इट इज क्वेश्चन पूछा था। हाँ जी, ज्यादा लंबा कौन होता है? ईसोफेगस होता है या ट्रैकिया होता है? हाँ जी जल्दी बताओ। ईसोफेगस, ईसोफेगस की लेंथ ज्यादा होती है। ठीक है। लैरिंक्स क्या होता है? एक बच्चा पूछ रहा है। साउंड बॉक्स, वॉइस बॉक्स। अभी मैं बोल रही हूं, जहां से मेरी साउंड जनरेट हो रही है, जहां से मेरी वॉइस निकल रही है, उस वॉइस बॉक्स को लैरिंक्स कहा जाता है। उस वॉइस बॉक्स को क्या कहा जाता है? लैरिंक्स कहा जाता है। तो लिख लीजिएगा, लैरिंक्स क्या होता है? वॉइस बॉक्स होता है। एक क्वेश्चन और आता है लैरिंक्स से। जब मैं ये आवाज जहां से निकल रही है उसी बॉक्स को लैरिंक्स कहते हैं। लैरिंक्स वॉइस बॉक्स के अंदर क्या होती हैं? पतली पतली वोकल कॉर्ड्स होती हैं, पतली पतली ध्वनि वाली रज्जुएं होती हैं जो हवा से वाइब्रेट होती हैं और आपकी आवाज बनाती है। ये लैरिंक्स कौन सी पाइप पे अटैच होता है? तो ये आपका विंड पाइप पे अटैच होता है बच्चा। ये आपकी ट्रैकिया है ना, ऐसे आगे चलकर दोनों फेफड़ों में डिवाइड हो जाती है, इसका विभाजन हो जाता है दोनों फेफड़ों में। तो इसी के ऊपर यहां पर आपका वॉइस बॉक्स होता है, ये वाला, ये आपका वॉइस बॉक्स है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि कौन सी पाइप के ऊपर वॉइस बॉक्स होता है, तो ईसोफेगस मत करना, ट्रैकिया के ऊपर है। किसके ऊपर? ट्रैकिया के ऊपर है। चलो अगला क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रिवेंट्स द ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बच्चा। चलो मैं इसको आम भाषा में समझाती हूं। आप एयर लेते हो, हवा लेते हो, अगर ये हवा किसी दिन बहुत ज्यादा प्रेशर से आ गई, बहुत ज्यादा दाब से आपके गले वाले पाइप में चला गया, तो गले वाला पाइप तो फट जाएगा, इंसान की डेथ हो जाएगी। तो इस प्रेशर को हैंडल करने के लिए कि बाहर से वायु का दबाव ज्यादा ना आ जाए, किसी दिन आपकी ट्रैकिया विंड पाइप ना फटे, इसलिए इस ट्रैकिया के ऊपर इस तरीके की सी लाइक ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, ऐसी
ऐसी। और पता है ये संरचनाएं किसकी बनी हुई होती हैं? ये कार्टिलेज की बनी हुई होती हैं। कार्टिलेज का मतलब होता है उपास्थि। उपास्थि के छल्ले जैसी, देखो ना ये छल्ला लग रहा होगा आपको, सी के आकार के, ऐसा सी बनता है ना, छल्ले के आकार की ट्रैकिया के ऊपर क्या पाई जाती है? आप बताओगे कार्टिलेज से बनी हुई स्ट्रक्चर, उपास्थियों से बनी हुई स्ट्रक्चर पाई जाती है, जो क्या करती है? हमारी विंड पाइप को फटने से बचाती है बच्चों। ये क्या करती है? अगर किसी दिन यहां से एयर का प्रेशर ज्यादा आ गया तो इस विंड पाइप को प्रोटेक्शन देती है, उसको फटने से बचाती है। अगर ये ना होता तो किसी दिन बहुत ज्यादा दबाव के साथ अगर क्या हो जाता, अगर बहुत ज्यादा आपके एयर का प्रेशर आ जाता तो ये विंड पाइप इतना प्रेशर नहीं झेल पाती, और जिसकी वजह से क्या हो सकता था, ये जिसकी वजह से ट्रैकिया फट सकता था। अब बच्चों आप तो जानते हैं कार्टिलेज बहुत सारे प्रकार की होती है। कौन सी कार्टिलेज है? तो ये कार्टिलेज होती है हाइलीन कार्टिलेज। कौन सी कार्टिलेज बेटा? हाइलीन कार्टिलेज। लिख दीजिए, हमारी श्वास नली के ऊपर हाइलीन उपास्थियों की छल्ले जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, जो कि कार्टिलेज को सुरक्षा देते हैं। देखनी है? देखो, हाँ जी, देखिए, देखनी है? ये रहा विंड पाइप, ये ट्रैकिया दिख रहा है। इस ट्रैकिया के ऊपर ये देखो बच्चा, 1 2 3, ये दिख रही है? ऐसी होती है बच्चा, ऐसी होती है स्ट्रक्चर, छल्ले के जैसी। इनको कार्टिलेज, इनको उपास्थि कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कार्टिलेज या उपास्थि कहते हैं। ऐसी होती है बच्चों, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन, ग्रुप डी में सारे पूछे हुए क्वेश्चन हैं ये, थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन आप पढ़िए क्या कहते हैं। चलो, व्हाट इज द रोल ऑफ सीलिया इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक? आपके नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं ना, है ना, गले में भी अंदर रेस्पिरेटरी ट्रैक में छोटे 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 क्या होते हैं? बाल होते हैं, छोटे छोटे सीलिया प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं बाल को, इन्हीं छोटे छोटे बाल जैसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? सीलिया कहते हैं। ये कहां से शुरू हो जाते हैं? आपसे नाक से ही। नोजल हेयर्स होते हैं ना बच्चा, नोजल हेयर्स, आपके नाक के जो बाल है ना, उन्हीं बालों को आप सीलिया भी बोल सकते हो। नाक में बाल क्यों है? क्योंकि मैम आप नाक से एयर लेते हैं, हवा लेते हैं। अगर उस हवा में छोटे मोटे या मान लो थोड़े बड़े भी आ जाएं, धूल वूल के पार्टिकल्स आ जाएं, कण आ जाए, अगर ये धूल के कण नाक से तो आप सारा दिन सांस लेते रहते हैं, ये कण अगर अंदर चले जाएं, बड़े बड़े धूल मिट्टी के कण आपकी नाक से होते हुए, विंड पाइप से होते हुए आपके फेफड़ों में चले जाएं, तो फेफड़ों में तो धूल मिट्टी जम जाएगी। फिर फेफड़ों में गैसेस एक्सचेंज कैसे होगा? फिर फेफड़ों में ऑक्सीजन कैसे घुलेगा? इंसान के तो लंग्स खराब हो गए। तो जब आप सांस लेते हो और उस सांस में क्या बड़े बड़े धूल मिट्टी के कण या बड़े बड़े कोई पॉल्यूटेंट्स हो, वो अगर आपकी नाक से एंटर होने की कोशिश करते हैं ना, तो वो इन्हीं सीलिया में फंस के रह जाते हैं। इन सीलिया को हम नेचुरल फिल्टर कहते हैं। कुछ लोग होते हैं अपने नाक वाक के बाल काटते रहते हैं, हाँ भाई बहुत बड़े हो जाएंगे, नाक से बाहर निकलेंगे तो काटने भी चाहिए, है ना। बाकी इन नाक के बालों का काम क्या होता है? तो जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं सीमेंट वेमेंट के, या आप कोई सी कॉटन इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो कॉटन वॉटन के छोटे मोटे पार्टिकल्स हैं, वो आपके फेफड़ों में ना जाएं, उनको इनहेल करने से बचाते हैं बच्चा। ये किस पे चिपक जाते हैं? इन्हीं बालों के अंदर उलझ के रह जाते हैं, इन सीलिया के अंदर धूल के कण फंस के रह जाते हैं, ताकि ये धूल के कण आगे आपके फेफड़ों में ना जाएं और आपके फेफड़ों में किसी भी तरीके का कोई नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, तो ये प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं बेटा। इन्हीं को, नाक के बालों को आप क्या कहते हो? सीलिया। नोजल हेयर्स को आप सीलिया के नाम से बोलते हो। ये सिर्फ नाक में नहीं होते, अंदर पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक में होते हैं, छोटे 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 छोटे। तो बड़े बड़े धूल मिट्टी के जो कण होते हैं ना, वो इन्हीं में फंस के रह जाते हैं बच्चों। हाँ, छोटे मोटे चले जाते हैं, फिर वो लंग्स में, फेफड़ों में आपके इन्फेक्शन करने का काम करते हैं। तो सीलिया का काम क्या था? डस्ट पार्टिकल्स को अपने अंदर फंसा के रख लेना। इनके ऊपर चिपक जाते हैं डस्ट पार्टिकल्स, ताकि ये डस्ट पार्टिकल्स आपके फेफड़ों में ना जाए। चल विकास प्रजापति, थैंक यू सो मच। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन,
During the process of respiration, how many oxygen molecules combines with the one molecule of glucose? ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। अब बच्चा आपसे पूछा है कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है तो उसमें ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कितने कंबाइंड होते हैं? शायद आपने सुना होगा रेस्पिरेशन प्रोसेस में कि CO2 प्लस ऑक्सीजन दोनों के ही यहां पर 6 मॉलिक्यूल्स काम आते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर 6 होगा बेटा, 6 होगा ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म पूछा है। हाँ, लास्ट क्वेश्चन का आंसर 6, सबने सही आंसर दिया है। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। एटीपी का फुल फॉर्म, एटीपी क्या होता है? हमारे बॉडी में जो स्टोर्ड एनर्जी है उसी एनर्जी को एटीपी का नाम देते हैं। एटीपी को बोलते हैं ह्यूमन बॉडी का एनर्जी करेंसी। करेंसी है बेटा, ये ऊर्जा वाली क्या है? मुद्रा है बच्चों। ऊर्जा मुद्रा के नाम से फेमस है ये। जैसे हमारी करेंसी क्या है? रुपीस। तो अगर हम टमाटर प्याज हम मार्केट से खरीदने जाते हैं तो हम रुपीस खर्च करके आते हैं। ऐसे ही हमारे बॉडी, हमारे ऑर्गन्स दिन रात काम करते हैं, तो काम करने के लिए उनको करेंसी चाहिए, और उस करेंसी को क्या बोलते हो आप बोलोगे एटीपी। तो एटीपी क्या है? एटीपी हमारे बॉडी में जो स्टोर्ड एनर्जी है, स्टोर्ड का मतलब समझते हो ना बेटा, स्टोर हो रखी है जिससे बाद में काम लेते हैं आपके ऑर्गन्स। संग्रहित ऊर्जा है हमारे सेल्स के पास, और उसी संग्रहित ऊर्जा को आप एटीपी कहते हैं। तो अगर आपसे पूछ लेना ह्यूमन बॉडी का एनर्जी करेंसी किसको कहा जाता है, मनुष्य के शरीर की ऊर्जा वाली मुद्रा क्या है, वो एटीपी होती है। या पूछ ले हमारे सेल्स के पास एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है? एटीपी के रूप में। और एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट, ये टेट्रा है बच्चा, टेट्रा का मतलब 4 होता है, यहां पर 3 है। ये एटीपी कैसे बनता है? तो सुनिए, पहले बनता है एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बनता है, और इस एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ एक मॉलिक्यूल और फॉस्फेट का जुड़ता है, और ये एक और फॉस्फेट जब जुड़ता है तो एटीपी बनता है। डाई से ट्राई बनता है, याद रखिएगा, ट्राई से डाई नहीं बनता है, अगर ये क्वेश्चन ऐसे पूछ ले आपसे तो। ठीक है, तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट पहले बनता है, फिर एक फॉस्फेट और जुड़ता है, तो 3 फॉस्फेट जुड़ जाते हैं तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन जाता है, जिसको आप एटीपी कहते हैं। और इसी एटीपी को एनर्जी करेंसी कहा जाता है, हमारे बॉडी का ऊर्जा वाली मुद्रा कहा जाता है। ठीक है, एटीपी स्टोर होती है, राइट? आप लोग मुझे बता सकते हैं एटीपी कहां स्टोर होती है? मैम सेल्स में होती है। सेल्स का भी तो कोई पार्ट होगा ना। हाँ, डाई से ट्राई बनता है। कभी ये मत आपसे क्वेश्चन पूछ ले एडिनोसिन डाइफॉस्फेट पहले बनता है या ट्राइफॉस्फेट के टूटने से डाई बनता है? नहीं, डाई पहले बनता है फिर ट्राई बनता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है किसी ना किसी एग्जाम में। ये एटीपी कहां स्टोर होता है? सेल्स में, हमारी कोशिकाओं में। अब कोशिकाओं में कहां होता है? तो सेल्स के पास होता है एक सेल ऑर्गेनली जिसको आप माइटोकॉन्ड्रियन कहते हैं, सूत्रकणिका कहते हैं। इसके पास एनर्जी स्टोर होती है। इसके पास जो एनर्जी ऊर्जा होती है वो स्टोर्ड फॉर्म में होती है, तो उसी को एटीपी नाम देते हैं। इसके पास एनर्जी है, इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी हाउस या पावर हाउस या कोशिका का ऊर्जा घर या शक्ति ग्रह कहते हैं। ठीक है बच्चों? हाँ जी, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाउ डज ग्लूकोज ब्रेक डाउन इन पाइरुवेट ड्यूरिंग एनर्जी प्रोडक्शन। अरे जब रेस्पिरेशन होता है, एनर्जी बनती है, तो आपसे पूछा है कि जो ग्लूकोज होता है वो पाइरुवेट में टूटता है, लेकिन वो कहां टूटता है? अब ये आंसर वही बच्चा कर पाएगा जिसने कॉन्सेप्चुअल पार्ट बहुत अच्छे से पढ़ा है। ग्रुप डी के पेपर में आया था और मुझे अच्छे से याद है बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को गलत आंसर करके आए थे। देखो अभी भी गलत आंसर दे रहे हैं बहुत सारे बच्चे, जैसे अलाइस ने गलत आंसर दिया है, और कौन है? डी 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 भर भर के आंसर आ रहे हैं।
आप सुन लो, आज के बाद गलत कभी नहीं बोलोगे। क्या होता है, पहले रेस्पिरेशन होता है ना, तो पहले ग्लूकोज टूटता है, किसमें टूटता है? पाइरूवेट में। जो क्वेश्चन ने अपने आप लिख रखा है बेटा, आप पढ़ो ऊपर। पहले ग्लूकोज का एक अणु किसमें टूटता है? पाइरूवेट में टूटता है। ठीक है, फिर ये जो पाइरूवेट है ना, ये इससे हमें एटीपी बनती है, एनर्जी बनती है। ये प्रोसेस होती है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये वाला प्रोसेस, इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है ग्लाइकोलाइसिस। बहुत बार पढ़ा होगा ना कि एग्जाम में आता है, मैम व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस? ग्लाइकोलाइसिस, लाइसिस का मतलब टूटना, ग्लाइको मतलब यहां पे ग्लूकोज, इसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है बेटा? ग्लाइकोलाइसिस वो केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें ग्लूकोज से पाइरूवेट बनता है, जिसमें ग्लूकोज पाइरूवेट में बदल जाता है। ठीक है, और ये प्रोसेस होती है सेल के साइटोप्लाज्म में। साइटो का मतलब होता है सेल यानी कोशिका, प्लाज्म का मतलब लिक्विड, वो लिक्विड जो सेल के अंदर होता है। ये वाला प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होता है, और ये जो नीचे वाला है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब कभी गलत मत करना, ये माइटोकॉन्ड्रियन में होता है। अब इसका आंसर क्या था? इसका आंसर होगा बेटा सी वाला। सब लोग लाइन से डी 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 लिख रहे थे। अरे पिछले ही क्वेश्चन में पढ़ाया, एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। ये देखो ना, यही तो लिखा, एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। अब कभी गलत आंसर मत करना, ठीक है ना। देखो कितने आपसे पूछे व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? ग्लूकोज का पाइरूवेट में बदलना ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। ग्लाइकोलाइसिस कहां होता है? ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता था, यानी कि ग्लूकोज पाइरूवेट एसिड में बदलता है तो वो कोशिका के किस हिस्से में? वो साइटोप्लाज्म में होता है, वो कोशिका द्रव्य में होता है। लेकिन आपसे पूछता पाइरूवेट से जो एटीपी बनती है, जो एनर्जी करेंसी बनती है, वो कहां होती है? तब आपका आंसर माइटोकॉन्ड्रिया होता, तब आपका आंसर माइटोकॉन्ड्रिया होता। अब बताओ, अगर अब ये क्वेश्चन कभी आ गया तो क्या आप गलत करोगे? बताओ फटाक से। समझ गए ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? ग्लूकोज से पहले पाइरूवेट बनता है, देन एटीपी बनता है। ग्लाइकोलाइसिस कहां होता है और पाइरूवेट से एटीपी कहां बनता है? क्या आप कभी गलत करोगे? कभी मत करना बेटा, हाँ जी, कभी गलत मत करना आप, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने, हाँ आप नहीं, जिन्होंने लास्ट ग्रुप डी का पेपर दिया था उसी का ही क्वेश्चन है ये। अधिकतर 90% बच्चे गलत आंसर करके आए थे, लेकिन शायद अब आप कभी गलत आंसर नहीं करोगे, मुझे ऐसा लगता है। आ जाओ अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, which of the following is the common product produced during aerobic and anaerobic respiration, initially the first step? चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो। अच्छा बच्चों, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, ऑक्सीश्वसन क्या होता है, अनऑक्सीश्वसन क्या होता है, पहले समझो। एरोबिक रेस्पिरेशन वो होता है जिसको होने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन इज मस्ट। ऐसा रेस्पिरेशन जिसको होने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उसको ऑक्सीश्वसन कहा जाता है, और ऐसा रेस्पिरेशन जिसको होने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती उसे अनएरोबिक रेस्पिरेशन, उसको अनऑक्सीश्वसन कहा जाता है। समझ में आ गई मेरी बात? अब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इनफैक्ट आपको लास्ट क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाना चाहिए बेटा। चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, पहले ग्लूकोज से क्या बनता है? पहले ग्लूकोज से पाइरूवेट बनता ही बनता है। हाँ, अब यहां पर अगर ऑक्सीजन मिली इसे, तब तो बेटा CO2 प्लस H2O प्लस ATP बन जाएगा। अब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है तो इसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। अब अगर यहां पे ऑक्सीजन की एब्सेंस थी तो उसे अनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। लेकिन आप खुद सोचो ना, ये वाला तो कॉमन है, ग्लूकोज से पाइरूवेट का बनना तो कॉमन है। अब पाइरूवेट से आगे ऑक्सीजन मिला तो एरोबिक रेस्पिरेशन, नहीं मिला तो अनएरोबिक रेस्पिरेशन। इसका मतलब मैम पाइरूवेट तो दोनों में कॉमन है,
चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे अनएरोबिक रेस्पिरेशन हो, चाहे ऑक्सीश्वसन हो चाहे अनऑक्सीश्वसन हो, पाइरुवेट तो पहले बनता ही है। अब अगर एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ तो इस पाइरुवेट से आगे कार्बन डाइऑक्साइड H2O प्लस 38 मॉलिक्यूल एटीपी के जनरेट होते हैं। अब अगर यहां ऑक्सीजन नहीं मिला तो बेटा इथेनॉल शराब बन जाती है, ठीक है, लैक्टिक एसिड बन जाता है। अगर अनएरोबिक रेस्पिरेशन हुआ तो आपसे कॉमन पूछा ना, देखो कॉमन प्रोडक्ट, कॉमन क्या है इनमें से, तो बच्चों लैक्टिक एसिड अनएरोबिक रेस्पिरेशन में बनता है, इथेनॉल अनएरोबिक रेस्पिरेशन में बनता है, तो कॉमन प्रोडक्ट पाइरुवेट हुआ, क्योंकि मैम पहले पाइरुवेट बनता है ग्लूकोज से। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? कोई टफ नहीं बेटा, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। आज आप निकालना प्रीवियस ईयर के ग्रुप डी के रेस्पिरेटरी सिस्टम के क्वेश्चंस, तो आपको अलग अलग वेबसाइट से सेम यही क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, सेम, मैं कोई अलग से नहीं लेके आई हूं, ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। जब लगाओगे ना तो आपको समझ में आएगा, कोई टफ नहीं है। बच्चा जनरली इस टफ चैप्टर को छोड़ के भाग जाता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम कौन पढ़े, बहुत टफ है। कुछ टफ नहीं है बेटा, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट है जो आपको सीखने की जरूरत है, बस इतनी सी बात है। ठीक है, आई बात समझ में? हाँ जी मैम, समझ में आ गई। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? कौन सा एक स्टेटमेंट है जो गलत है? इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ रेस्पिरेशन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टेक प्लेस। सही बात है, पहले स्टेज में तो ग्लूकोज टूटता है, किसमें? पाइरुवेट में, ये तो सही है। इन द माइटोकॉन्ड्रिया एसिटिक एसिड इज ब्रोकन डाउन यूटिलाइजिंग ऑक्सीजन। एसिटिक एसिड टूटेगा क्या? अरे सुनो सुनो सुनो, ये वाला क्वेश्चन हमने अभी एक्सप्लेन किया। क्या किया? ग्लूकोज से पहले पाइरुवेट बनता है और फिर पाइरुवेट से एटीपी बनता है, और ये प्रोसेस कहां होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो अब बताओ यहां पर एसिटिक एसिड टूट रहा है या पाइरुवेट टूट रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में पाइरुवेट टूट के एटीपी बन रहा है या एसिटिक एसिड टूट के बन रहा है? तो पाइरुवेट, और गलत आपको ऑप्शन नंबर बी मिल गया। एसिटिक एसिड नहीं टूटता है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया में, कौन टूटता है? पाइरुवेट टूटता है। ये लो, आपसे गलत पूछा था और गलत आंसर यही हो गया। आगे वाला ऑप्शन पढ़ू? चलो पढ़ लेते हैं। पाइरुविक एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ रेस्पिरेशन। सही बात है, पाइरुवेट या पाइरुविक एसिड बनता है फर्स्ट स्टेज में, बिल्कुल सही बात है। ऑक्सीजन इज नॉट एसेसरी फॉर द फर्मेंटेशन प्रोसेस। जी हाँ, शराब जिस प्रोसेस से बनती है उसको फर्मेंटेशन या किण्वन कहते हैं, और उसमें ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है, और ऑक्सीजन की एब्सेंस वाले को हम क्या कहते हैं? अनएरोबिक रेस्पिरेशन। इसीलिए मैं आपको पढ़ाती हूं फर्मेंटेशन, किण्वन की प्रक्रिया अनऑक्सीश्वसन का उदाहरण होती है, अनएरोबिक रेस्पिरेशन का एग्जाम्पल होती है। तो सिर्फ बी वाला ऑप्शन गलत है। क्या गलत है इसमें? इसने बोला कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो ऑक्सीजन से क्या टूटता है? पाइरुवेट टूटता है, जिससे एटीपी बनती है, और इसने कह दिया एसिटिक एसिड टूटता है। नहीं, पाइरुविक एसिड या पाइरुवेट टूटता है बेटा। इसलिए गलत यही है और आपको गलत चूज करना था, तो ऑप्शन नंबर बी इज रॉन्ग। ठीक है बच्चों, तो ये आपके आज के क्लास के 16 क्वेश्चंस थे। कितने बच्चों के कितने क्वेश्चन सही हुए, अब मुझे ईमानदारी से बताओ आप। टफ लग रहा है? नहीं लगेगा, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो। 3 क्लास में इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट अपन स्ट्रॉन्ग करेंगे, लेकिन टफ नहीं है बेटा। मैं बताऊं आपको, ये एक आधा चैप्टर ऐसा है जो बहुत सारे बच्चे छोड़ के जाते हैं। अब छोड़ी हुई चीज को ही आप पढ़ोगे तो आप सब में आगे निकलोगे। ठीक है, हाँ 16 ही क्वेश्चन करवाएंगे आज की क्लास में, बस 16 क्वेश्चंस। आगे से कल पढ़ेंगे, 17 नंबर क्वेश्चन से कल पढ़ेंगे। टफ लग रहा है? नहीं लग रहा होगा, मुझे लगता है मैंने तो बहुत आसान करके पढ़ाया है। टफ नहीं है बेटा। ठीक है मैम, 5 क्वेश्चन सही हैं। ठीक है प्रशांत, कम से कम आप क्लास में आए, तो अब आपको आगे के ये 5 क्वेश्चन भी अगर सही हुए होंगे तो बेटा 5 के कॉन्सेप्ट सीखे होंगे, तो आप 10 सही करके आए होंगे। आगे के एग्जाम में आप 10 सही करके आओगे बच्चा, है ना? ठीक है, चलिए तो अब हम 17 नंबर क्वेश्चन से हम कल की इसी सीरीज में स्टार्ट करेंगे।